हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम मराइज एकेडमी। तो हमारा लेक्चर तो ऐसे कंटिन्यू मैं रिकॉर्ड कंटिन्यू ही कर रहा हूँ इस चैप्टर के। इसके पहले वाला लेक्चर भी, ये लेक्चर भी, बट मैं पार्ट वाइज पार्ट में अपलोड करूँगा बिकॉज आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। मुझे पता है आप लोग ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाओगे नेट के सामने, तो अच्छा है कि हम उसको थोड़ा पार्ट पार्ट में करके मैं अपलोड कर दूँगा। तो एक पार्ट इसके पहले में हमारे एक पार्ट में हमने क्या देखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा। वो थ्योरम हमने पढ़ो घर पे अच्छे से समझो, उसके डिटेल्स निकालो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो बीपीटी हमने थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो हम देख लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल में, सपोज करो कोई एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, एक तो छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपको हेल्प करेंगे आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि जिस कंसेप्ट जो एग्जांपल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसी एग्जांपल के बेस पे आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस गिवन है। तो इतना कुछ अलग नहीं है, वही चीजें मिलने वाली है। अगर अभी आप ये चीजें समझ लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एक्सरसाइज में। तो एबीसी सपोज करो हमारे पास कोई ट्रायंगल है। मैंने बोला यहाँ पे कोई लाइन है पी और क्यू, बस खाली कंडीशन इतना दिया गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। तो एपी अपॉन पीबी जितना होगा उतना ही ए क्यू अपॉन क्यूसी होगा। मतलब एपी अपॉन पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, PQ is parallel to BC। ये हमें गिवन है कि PQ और BC एक दूसरे से पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। BPT अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, आप BPT अप्लाई नहीं कर सकते। पहले ये प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। एक बार आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये लाइन पैरेलल है तो आप BPT अप्लाई कर सकते हो। मतलब AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या होगा, AQ अपॉन QC, PQ और QC। ये लास्ट वाले जो इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखोगे तो ये उसमें इसी का प्रूफ हमने देखा हुआ है क्या है। हाँ, कुछ इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज करो ये हमें दे दिया है 2, ये हमें दे दिया है 4, ये हमें दे दिया है 7 और ये हमसे इन्होंने क्या पूछ दिया, QC पूछ दिया। ऐसे क्वेश्चन तो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। अगेन हमें दिया हुआ है PQ इज पैरेलल टू BC, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। अगर BPT अप्लाई कर सकते हैं तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। AP कितना है हमारा 2, PB कितना है हमारा 4, AQ कितना है 7, QC कितना है कुछ नहीं है तो हमने QC लिखा, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो QC क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, QC इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 7, तो QC इज इक्वल टू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। QC की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है आपको क्वेश्चन, अब फिक्स आएगा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बीपीटी से। बट हाँ, ऐसा है कि क्वेश्चन रहेंगे तो आपको आना चाहिए। कब कंडीशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो आप बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकते हो तब तक कि जब तक आप इसे ये ना प्रूव कर दो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर पैरेलल नहीं दिया है फिर भी आपको ऐसा कंडीशन आ रहा है कि बीपीटी अप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप सबसे पहले इन दोनों लाइन को क्या करो, पैरेलल प्रूफ करो। इसके अलावा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी भी आपका एक कांसेप्ट है, वो भी समझो। उसका कोई थ्योरम आपको नहीं पूछा जाता, बट आपको कांसेप्ट उसका आना चाहिए। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, इसका उल्टा। अगर ये रेशो आप प्रूफ कर रहे हो कि इक्वल है तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे डायरेक्टली मत जाओ। देखो, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी का उल्टा। कॉन्वर्स मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू वाई तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स। और सीधी सी बात है, अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स ही होगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा में कुछ बोलूँ। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है कि मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है। इस बार उन्होंने ऐसा हमें दिया है कि पी क्यू आर हमारे पास सपोज करो ट्राइंगल है, और इन्होंने इस बार हमें ये नहीं बताया, मान लो ये लाइन है एल एम, इस बार इन्होंने ये नहीं दिया कि LM इज पैरेलल टू QR, ये दिया ही नहीं है। ये पैरेलल है या नहीं ये नहीं दिया है हमें बस खाली ये दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 12 दे दिया। कितना दे दिया, 6 दिया और 12 दे दिया। बताओ, उन्होंने बोला चेक करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो आप अपने बीपीटी वाले कंसेप्ट पे जाओ। बीपीटी वाला कंसेप्ट क्या बोलता है आपको कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा। तो मतलब अगर मैं रेशियो निकालूं और रेशियो इक्वल आ जाए मेरा, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आए तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, सेगमेंट दोनों पैरेलल नहीं है। तो निकाल लेते हैं हम जरा, PL अपॉन LQ निकाल लेते हैं पहले। PL कितना दिया हमें 2,
एल क्यू हमें कितना दिया हुआ है 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आंसर इज व्हाट 1/2। एक चीज तो हमें ये मिली 1/2 आया आंसर। इसका रेशियो निकाल लेते हैं जरा, pm अपॉन mr, pm अपॉन mr। pm की बात करें तो pm कितना है हमारे पास 6 है, mr की बात करें तो mr कितना है 12, कैंसिल करो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर कितना 1/2। अगर हम दोनों का रेशियो देखें तो दोनों का रेशियो हमारा कितना है 1/2। अगर दोनों का रेशियो सेम है इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। ये क्या है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि वो पैरेलल देके आपको इसमें से कोई एक वैल्यू पूछेंगे, या फिर ये वैल्यूज देके वो बोलेंगे कि चेक करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। तो अगर आपको वैल्यूज दिया हुआ है और आप ये चेक कर रहे हो कि लाइन पैरेलल है या नहीं, तो आप क्या लिखोगे रीजन में कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी का उल्टा चल रहे हैं। और अगर आपको ये पैरेलल दिया हुआ है और आप यूज कर रहे हो, और पैरेलल दिया हुआ है और आप इसमें से कोई एक चीज फाइंड आउट कर रहे हो, तब तो आप सीधा लिखोगे बाय बीपीटी। तो बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी दो चीजों का यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो हमारा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसमें बीपीटी का भरपूर यूज किया गया है, एकदम अच्छे से यूज किया गया है। तो बीपीटी इसलिए मैंने इस टाइम पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको ध्यान से देखो और स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये दो थ्योरम है और एक प्रॉपर्टी है 3 पैरेलल लाइंस की। इन्हीं तीनों चीजों के यूज करके हमारा पूरा 1.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, देखो मैं अगेन टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होगा तो मैं टेक्स्ट बुक में से रीड करता हूँ, आप जरा देखते हो टेक्स्ट बुक को। क्या दिया गया है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब इनके कहने का सिंपल मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है, जरा ध्यान से समझो क्योंकि बीपीटी बहुत आसान होता है यूज करना, अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हो और ये यार दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करके कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ एंगल बाइसेक्टर में थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। मान लो हमने इसका नाम रखा पी क्यू आर और मैंने बोला कि ये रहा इसका एक एंगल बाइसेक्टर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है दो इक्वल पार्ट में। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एम। ठीक, तो इनका ये कहना है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्टर जिस साइड से गुजरता है, बाइसेक्टर जिस साइड से होते हुए गुजरेगा, उनका रेशियो मतलब पीएम अपॉन एम आर, ध्यान से देखना, पीएम अपॉन एम आर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। कंफ्यूजिंग है, होना भी चाहिए थोड़ा, तभी तो ज्यादा दिमाग लगाओगे। क्या दिया गया है, पी क्या बताया मैंने, जहां जैसे सपोज करो ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, एंगल ऐसा कुछ गया बाइसेक्ट होके, तो यहाँ पे चाहे ये वाले एंड से स्टार्ट करो चाहे ये वाले एंड से, तो इस वाले एंड से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब याद क्या रखना है इसमें, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम कब सॉल्व करते टाइम आप गलत कर देते हो, जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए मैं नहीं, बट जिनको ऐसा है कि थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती चीजें, वो यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, एक बार मैंने यहाँ से किससे स्टार्ट किया है, पी से स्टार्ट किया है, तो इक्वल टू के बाद भी तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, पी से ही स्टार्ट करोगे। या दिमाग में सेट करके बैठो कि एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करते टाइम हम ये ध्यान में रखेंगे कि पहले बात तो आप कौन सा साइड चूज करोगे जिसके ऊपर बाइसेक्टर गया है। तो बाइसेक्टर किसके ऊपर जाके गिरा है, पी आर के ऊपर। इसका कोई भी एक एंड आप कंसीडर कर लो। अब हमने कौन सा कंसीडर किया, पी, तो पी एम अपॉन एम आर, पहला एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा फिर से पी से ही स्टार्ट करो, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप आर से, ऐसा नहीं है आप पी से स्टार्ट कर सकते हो, आप आर से भी कर सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा फिर, आर एम अपॉन एम पी, आर एम अपॉन एम पी इज इक्वल्स टू, अगर आर एम अपॉन एम पी लिख रहे हो तो नेक्स्ट उस साइड भी तुम्हें किससे स्टार्ट करना है, आर से ही स्टार्ट करना है। मतलब आर क्यू अपॉन क्यू पी, आर क्यू अपॉन क्यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना चाहिए। तो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दे देता हूँ मैं। यहाँ देखो, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा ड्रॉ करिए ए बी सी और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं डी। मैंने बोला ये एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। ये एक्चुअली हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ तो हम देख लेंगे, बट समझ तो लो पहले थ्योरम है क्या, तुमसे कहना क्या चाहता है थ्योरम। एक बार थ्योरम समझ में आ गया तो आपको थ्योरम को, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको थ्योरम को अप्लाई करना है, और थ्योरम अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप लिख ही सकते हो बोर्ड के एग्जाम में, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझ लो थ्योरम आपसे कहना क्या चाहता है।
अगेन यहाँ पे बाइसेक्टर, मैंने क्या बोला, जिस साइड पे जाके बाइसेक्टर गिरा है उस साइड पे देखो, उस साइड पे दो एंड है, एक बी है और एक सी है, दोनों में से कोई भी एक एंड स्टार्ट आप कैच कर लो पहले, या तो बी से स्टार्ट करो या तो सी से। मेरा बी थोड़ा 13 लिखता है तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मैं बी की जगह 13 लिख के आ जाए। तो बी और सी और ए, तो याद करते हैं हम बी से, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, फिर से बी से स्टार्ट करना है, बी ए अपॉन ए सी। कहने का मतलब मेरे ये, या तो आप ऐसा लिख लो अगर बी से स्टार्ट किया तो, बट अगर आप सी से स्टार्ट कर रहे हो तो सी से आप कैसे लिख सकते हो, सी डी अपॉन डी बी, सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, अगेन फिर से सी से ही स्टार्ट करोगे, सी ए अपॉन ए बी, सी ए अपॉन ए। तो कंफ्यूज नहीं होना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करते टाइम, इतना जरूर याद रखना है कि अगर जिस पे बाइसेक्टर गिरा है उस साइड को कंसीडर करो, दोनों में से कोई भी एक एंड को चूज करो और वहां से स्टार्ट करो लिखना। इक्वल, अगर इस साइड आपने सी से स्टार्ट किया है तो उस साइड भी आप सी से स्टार्ट करो, यहाँ आपने अगर इस साइड पी से स्टार्ट किया तो उस साइड भी पी से, आर से स्टार्ट किया तो आर से, डी से स्टार्ट किया तो डी से। अगर ये चेंज हुए तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपका गलत अप्लाई होगा और फिर पूरा आंसर आपका रॉन्ग आने वाला है। तो वो चीजें ना हो तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो आराम से कर दो ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। सो और थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं इसका, डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में जैसा देखा जाए तो टेक्स्ट बुक जैसा भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज उससे अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सपोज ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैंने बोला ए से एक बाइसेक्टर आ रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट, डी, क्या है ये, डी है। ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो गिवन पार्ट क्या है वो हम देख लेते हैं पहले इसको, इसमें तो गिवन पार्ट है हमारे पास, क्या क्या गिवन है जरा देखो, हमें क्या गिवन दिया है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, मतलब हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, जितना बी ए डी है उतना ही सी ए डी, ये आप ध्यान में रखो। दूसरी चीज, हमें टू प्रूव में क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव में हमें करना है, कोई भी एक एंड कंसिडर करो और लिख दो बी डी अपॉन डी सी, चलो यही लिखता हूँ, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ। बट ये इतने आसानी से प्रूफ होने वाला नहीं है, इसमें फिर से हमें करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन। आसान तो है, ऐसा नहीं टफ है, बट थोड़ा बहुत हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं यहाँ पहले ड्रॉ करता हूँ कंस्ट्रक्शन, फिर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, तो आप समझो वही चीज़ आपको भी करनी है। अच्छा, मेन बात कि इसके लिए क्या हेल्प है, जैसे मैंने बताया बीपीटी के लिए आपको एरिया का रेशो आपको यूज करना है। इसमें आपको आप किसका यूज करोगे, इसमें आप यूज करोगे बीपीटी का, बीपीटी का यूज करो, बीपीटी के थ्रू ये सॉल्व हो जाता है। बट बीपीटी तो यूज करने के लिए पैरेलल लाइन चाहिए, और यहाँ इस डायग्राम में तो सर कोई पैरेलल लाइन दिख नहीं रही है। इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो बीपीटी की कंडीशन, इसके पहले वाला क्या, अभी जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ तभी मैंने डिस्कस किया है कि बीपीटी आप तब अप्लाई कर सकते हो जब किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है। यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल दिख नहीं रही है, तो अगर पैरेलल दिख नहीं रही है तो उससे पैरेलल बनाएंगे, मतलब कहने का मतलब अब हमें कंस्ट्रक्शन वही करना है कि पैरेलल। तो हमने एडी के पैरेलल, मैं सी से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देखो कुछ इस तरीके से, एडी के पैरेलल मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, एडी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, और एबी वाली लाइन को मैं एक्सटेंड किया, मतलब मैं ट्रायंगल ही बदल रहा हूँ। बाद में रिजल्ट हमारा वही आएगा जो हमें चाहिए, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बट ट्रायंगल ही हम बदलेंगे। इस एबी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कुछ आगे तक, थोड़ा और ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेके जाते हैं इसको कुछ इस पॉइंट तक गया। डायग्राम देखते रहो, डायग्राम ही आपको बहुत कुछ क्लियर करके देगा। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, हो ही गया।
इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ई। ये रहा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डायग्राम। इसके बाद आपको और कुछ डायग्राम में चेंजेस नहीं करने, यही आपका कंस्ट्रक्शन है। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने ड्रॉ किया CE पैरेलल टू AD। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे देखो जरा, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, CE ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। एक तो ये हमने CE पैरेलल टू AD ड्रॉ किया और AE को कनेक्ट किया एंड कनेक्ट AE और AE को हमने क्या कर दिया कनेक्ट किया। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। टू प्रूव में हमें क्या चाहिए वो भी पता चल गया, गिवन। अब कुछ ऐसी बातें जो 9th में थी, DPT तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, वो तो फैक्ट है, बट जो कुछ चीजें जो 9th का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो आप देखोगे। जहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सपोज करो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये क्या है ट्रांसवर्सल। जरा बताओ ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये x है तो ये भी कितना होता है x होता है। ये अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बाद में और कौन से एंगल आपने पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल। ये सब 9th के कंसेप्ट, 8th में भी था 9th में भी था। ये और ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। अगर ये है, ये चीजें नहीं आ रही है तो 9th के वीडियोस में जाना, वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, बिल्कुल अपलोड किया जाए। लाइन्स एंड एंगल्स नाम के चैप्टर में, पैरेलल लाइंस के नाम के चैप्टर में आपको पूरा मिलेगा वहाँ पे डिटेल कि कैसे क्या होता है। बट अभी जिनको थोड़ा बहुत चाहिए रिफ्रेश करना है सिर्फ, तो वो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। अगर ये दोनों लाइन अगेन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये मैंने बोला कि 120 डिग्री है तो ये भी होगा 120 डिग्री। अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। कब, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो। इफ दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल विल नॉट बी सेम। वो आपस में सेम नहीं होंगे। वो सेम तभी हो सकते हैं, इक्वल तभी हो सकते हैं जब लाइन पैरेलल है। तो स्मार्ट वर्क ये है हमारा कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो हमने पैरेलल ही ड्रॉ की है, तो हमारा काम तो यहीं पे हो जाएगा। चलो देखते हैं जरा, थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, उसके ऊपर ध्यान देना। मान लो इस डॉटेड लाइन, ये AD वाली लाइन वैसे यहीं तक हमारे लिए जरूरी है, बट पैरेलल थोड़ा फील हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ, बस इतना। तो अगर मान लो ये सपोज करो ये दोनों लाइन पैरेलल है, पहले डायग्राम में सॉल्व कर लेते, फिर लिखने का तो हम लिख ही लेंगे, थियरी पार्ट है। फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या बना हमारा, ट्रांसवर्सल बना। अगर ये ट्रांसवर्सल बना, ध्यान देते रहो, ये अगर ट्रांसवर्सल बना तो ये एंगल जो दिस एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, कर जरा देखो, ऐसे हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है। याद रखना करस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान नहीं होती, वो जुड़वा होते हैं। क्या होते हैं, जुड़वा, एकदम बिल्कुल सेम जैसे दिखते हैं। मतलब अगर ये वाले एंगल को देखो, ये वाला एंगल कैसा बना है, ऐसा बना है, देखो जरा यहां से मैं दिखाता हूं, देखो ये वाला एंगल ऐसे बना है, दिख रहा है ये वाला एंगल, और जरा ये वाला एंगल देखो बिल्कुल वैसे ही बना है। तो जुड़वा होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं, एकदम बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं, दिखने में एकदम भाई होते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमने अभी पढ़ा कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो ये और ये एंगल मतलब इक्वल है। मतलब अगर ये x है, अगर मैं मान लेता हूँ ये x है, अभी के लिए सिर्फ डायग्राम में समझो, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल के बारे में देखो, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। अब तो ये भी तो हमारा क्या बना, ट्रांसवर्सल बना। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो सकते हैं, इक्वल, बिकॉज ये दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसीलिए मैंने दो ही एंगल के बारे में बताया, क्योंकि दो का यहाँ पे यूज है। अगर पूरे एंगल के बारे में डिटेल लेना है तो आप अगेन 9th के उस चैप्टर पे जाके देख सकते हैं। तो ये एंगल को अगर मैं बोल रहा हूँ y है, तो ये एंगल भी कितना होगा, y होगा। मतलब ये एंगल x हो गया, ये एंगल y हो गया। लेकिन 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 हमें कुछ और दिया है यहाँ पे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, BAD और CAD। मतलब इनका ये BAD और CAD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये दोनों, अच्छा ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, ये दोनों आपस में ही इक्वल है। तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए कि नहीं हुए। और अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। मतलब AC और AE, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही इतना कंसेप्ट का यूज करके थ्योरम को हमें कंप्लीट करना। तो इतना ध्यान देंगे, मैं x और x नहीं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x लिखने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है आपको कहीं आपके स्कूल में यहाँ पे x लिखवाया जाए, कंसीडर किया जाए, बट जरूरी नहीं है कि आप कंसीडर करो। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप पूरा लिखिए।
तो स्टार्ट करते हैं अब इस थ्योरम का प्रूफ। जितना मुझे इसके लिए कंसेप्ट की जरूरत थी उतनी चीजें मैं बोल चुका हूँ, फिर भी अगर कुछ भी डाउट आ रहा है आप बेफिक्र होकर पूछिए। तो प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसका यूज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने किया ही इसलिए ताकि हम बीपीटी अप्लाई कर सकें। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, क्यों किया, ताकि हम बीपीटी अप्लाई कर सकें। तो अब हम एक बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीईसी, इन ट्रायंगल बीईसी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और इसमें हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल बीईसी, जरा देखेंगे बीईसी ट्रायंगल में एडी इज पैरेलल टू ईसी, हाँ या ना, AD is parallel to EC। क्यों AD और EC क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमने वही कंस्ट्रक्शन किया है, वही हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन। तो रीजन में तो आप क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमें ये पता चल गया कि ये पैरेलल है। किसी ट्रायंगल में अगर ऐसे दो पॉइंट, दो साइड सेगमेंट हमारे पैरेलल आ रहे हैं तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बीपीटी अप्लाई करते हैं। ये दोनों, ये वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वाले पार्ट को। अब आप इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसा समझो, ऐसा, बिल्कुल देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसा। ये वाले साइड को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ये देखो, ये दोनों पैरेलल है, डी ए ई सी और डी, यही हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में हमने किया, तो बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन एई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बीपीटी के थ्रू। तो वही सेम चीज हमें लिखना है वहां पे। क्या लिखना है, बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन एई, बीए अपॉन एई। रीजन में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आप थोड़ा सा जो टू प्रूफ आपको जो करना है उसको देखो, और जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया उसको देखो, दोनों चीजों को देखो, तो काफी कुछ आपको मिल जाएगा। बीडी चाहिए था, बीडी मिल गया, सीडी डीसी चाहिए था, डीसी भी मिल गया, बीए चाहिए था, बीए भी मिल गया, एसी चाहिए था और एई है हमारे पास। मतलब सब हो गया, बस खाली एक चीज बाकी रह गई है, एसी की जगह हमें यहाँ एई की जगह क्या मिल जाए, मुझे एसी मिल जाए तो काम हो जाए। मतलब मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि एसी और एई दोनों इक्वल है तो मेरा काम हो जाएगा। मैं एई की जगह क्या लिख दूंगा, एसी लिख दूंगा, काम हो गया वहीं पे। मतलब एट द एंड हमें ये प्रूफ करना। अब हमारे लिए टारगेट क्या बचा, पूरा सिर्फ एक लाइन हमने बीपीटी यूज किया, पूरा मिल गया हमें। बस खाली क्या नहीं मिला है कि यहाँ एसी हमें चाहिए और हमें मिला क्या है, एई। तो हमें एई की जगह एसी लिखना है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, एसी और एई दोनों क्या है, इक्वल। थोड़ा सा ध्यान दो, एसी और एई दोनों इक्वल। क्या थोड़ी देर पहले हम डायग्राम में यही प्रूफ किए थे, यही हमने प्रूफ किया था ना। मैंने बोला था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एसी जितना होगा उतना ही एई होगा। तो मतलब जो हमने ये करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट यूज करके प्रूफ किया था इक्वल, वही यहाँ पे लिख देते हैं, थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो बात एकदम क्लियर है। मार्क कर दिया हमने इसे इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन, अब बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे ये क्वेश्चन आता है, सर हम इक्वेशन सबको मार्क करें क्या? आप अगर इतना ध्यान में रखते हो कि आपको आने वाले टाइम में, मतलब नेक्स्ट आगे आगे चलते चलते किस इक्वेशन का यूज है, अगर आपको इतना ध्यान है तो आप उसे ही मार्क करो। बट अगर आपको ध्यान में नहीं है तो जो भी आपको ऐसा लगता है इक्वेशन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसे आप इक्वेशन नंबर दे सकते हो। बाद में हम आप लिख सकते हो कि हाँ हमने इस इक्वेशन से रेफर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं AD इज पैरेलल टू EC। डायरेक्टली हम लिखना स्टार्ट करते हैं, AD इज पैरेलल टू EC, AD इज पैरेलल टू EC। कैसे पता? गिवन से पता, गिवन नहीं सर, कंस्ट्रक्शन से पता। AD इज पैरेलल टू EC ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही फिर से मैं लिख रहा हूं, AD इज पैरेलल टू EC एंड AE इज द ट्रांसवर्सल। AE क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। AE is the ट्रांसवर्सल। AE क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ी देर पहले हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल मींस एंगल BAD will be equals to एंगल AEC, एंगल AEC। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, AC भी हमारा क्या है?
ट्रांसवर्सल है। अगर एडी और ईसी हमारे पैरेलल लाइंस है तो एसी भी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो वो भी हम एसी इज द ट्रांसवर्सल, वो भी। अगर ये भी ट्रांसवर्सल है तो एंगल DAC, ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACE, एंगल ACE। रीजन निकाल हो गया अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। मार्क कर देते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। दो चीजें हमें मिल गई। जरा देखते हैं, बट एक छोटी सी चीज यहाँ पे, ये इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग, ये इक्वल टू ये अल्टरनेट, बट ये इक्वल टू ये गिवन बाइसेक्टर है ना, तो इन्होंने खुद दे के रखा है कि ये दोनों इक्वल है आपस में। तो अगर ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है और ये दोनों आपस में ही इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। मतलब हमें दिया हुआ है एंगल BAD, वैसे मैंने गिवन में लिखा दी तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने दिया है कि हाँ ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है, थ्योरम का नाम ही है एंगल बाइसेक्टर। सो एंगल BAD एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। कैसे, गिवन से। मार्क कर दो इसे क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को जरा ध्यान से देखो। 2 क्या है, BAD इज इक्वल टू AEC, ये दोनों एंगल इक्वल। मान लो ये x है तो ये भी कितना x। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACD, मान लो ये y है तो ये भी कितना y। बट x और y दोनों आपस में इक्वल है, x और y दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर x और y इक्वल है तो ये भी x और y है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल AEC will be equals to angle ACE, angle ACE from 2, 3 and 4। फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। और किसी ट्राइंगल के अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम उसे कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 5। सो वी कैन राइट डाउन हियर ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ACE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल फ्रॉम 5। बोलो क्लियर है। इसके बाद कुछ और चीजें बाकी रह गई हैं क्योंकि हमें जो प्रूफ चाहिए अभी तक मिला नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटे में, कंप्लीट हो जाएगा, वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, तो आप सिर्फ ध्यान देते रहो, ठीक है। ACE ये दोनों क्या हो गए, ये पूरा ट्राइंगल क्या हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कौन से साइड इक्वल होते हैं, जो एंगल इक्वल होते हैं उन्हीं के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो ये और ये एंगल इक्वल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड AC, इस एंगल के सामने वाली साइड AE, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। x और y मत लिखो क्योंकि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, तो बस खाली समझाने के लिए मैंने दिया, तो आप ऐसे ही रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो AC इज इक्वल्स टू AE। रीजन में यहाँ पे जगह तो है नहीं, बट मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसका इक्वेशन नंबर हम रख देते हैं, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4, 5 हो गया, तो इसका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 6। सब मिला जुला के हमें इसी की जरूरत थी, AC और AE को इक्वल प्रूफ करना था, AC और AE को इक्वल प्रूफ करना था, बाकी सब तो हमें मिल ही गया। तो 1 वाले के इक्वेशन में जाएंगे, AE की जगह क्या लिख के आएंगे, AC लिखेंगे, बिकॉज AC और AE दोनों इक्वल है। तो हम AE की जगह क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, हमारा थ्योरम हो जाएगा कंप्लीट। सो BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BA अपॉन AE। AE किसके इक्वल है, AC के, तो हम यहाँ पे AC लिखेंगे और लिख देंगे फ्रॉम 1 and 6। और इस तरीके से आपका थ्योरम हुआ कंप्लीट, जो आपको पूछा गया था। यही इतनी चीजें आपको प्रूफ करनी थी। थोड़ा लेंथी तो नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पे ध्यान दो।
एक बार नहीं, एक बार में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार और वीडियो देखो, अच्छे से देखो, समझो इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि जो बहुत टफ है। सिर्फ बीपीटी हमने यूज़ किया, बीपीटी यूज़ करते हुए आपको लगभग 80% आंसर मिल चुका है। बस खाली ये दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। और ये भी पूरा 9th का कंसेप्ट है, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, दो ही एंगल के बारे में। इनको लिखो, समझो, प्रूफ करो, प्रैक्टिस करते रहो, खुद के नोट्स जरूर बनाते रहो, क्योंकि वही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, सबक खैर।